हेलो जी, हाय, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं द वन पेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए हाउ टू ग्रो वेजिटेबल्स। और शायद मैं 15 से 17 ऐसे वेजिटेबल आपको बताऊंगा जो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि उनको जल्दी कैसे ग्रो करना है, क्या सॉइल मीडिया रहेगा, हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे और पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र चलता है जिससे आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले, क्या पॉट साइज़ रहेगी, उनको वाटरिंग कैसे करनी है और लोकेशन ऐसी कौन सी है जिससे उनको मैक्सिमम फ्रूटिंग या वेजिटेबल मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, वीडियो तो स्टार्ट कर देंगे, बट हमारा एक सवाल, हमारी परंपरा है सवाल पूछना और आपकी परंपरा है उसका जवाब देना। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में देना। अब सवाल ये है कि आपने अभी तक कौन सी वेजिटेबल ग्रो कर दी है और ग्रो करने के बाद उसको खाया भी है सब्जी बना के। ओके, तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपने कौन सी सब्जी ग्रो करी है और उसकी सब्जी बना के आपने खाई है या नहीं। मैं मेरा बताता हूँ। मैंने करेले, धनिया, पालक, लौकी और प्याज अभी तैयार है, आप देखेंगे आगे वीडियो में। चलिए वीडियो आप स्टार्ट कर ही देते हैं, बट कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब दोस्तों, लाइक टारगेट की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको शायद 8000 लाइक के लिए बोला था। कवर हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, समय लगेगा। आपको टेरेस गार्डन का मैं ओवरव्यू दूंगा जब वो 8000 लाइक हो जाएंगे। बट इस वीडियो के लिए दोस्तों हम एक टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। चलिए देखते हैं आप वो कवर करते हैं या नहीं और कितनी जल्दी वो कवर करते हैं। अब फाइनली वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेबल गार्डनिंग में आपको दो बातों का बहुत ध्यान रखना है, वो है कि पॉट साइज़ और सॉइल मिक्स के अंदर कितना न्यूट्रिएंट है। अब पॉट साइज़ आपको कैसे डिसाइड करनी है, मतलब आपका जो प्लांट है वो कितना बड़ा हो सकता है। जैसे लौकी का प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल सकता है, उसके लिए आपको एक बड़ा ड्रम या फिर बड़ा 18 से 20 इंच का पॉट चाहिए। अब दोस्तों, आपका सवाल होगा ऐसे ड्रम आप कैसे लेकर आएँ। तो दोस्तों, आपको आपके नियर बाय में फैक्ट्रियाँ सर्च करनी है जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करती हो, तो उनके लिए ये डब्बे वेस्ट होते हैं। तो मेरे को तो ये नियरली 150 रुपीज़ 250 रुपीज़ के आसपास मिल गया। अब हम इसमें गार्डनिंग करेंगे और आप देख लें कैसे प्रिपेयर करना है। बेस में काफ़ी से 5 से 6 आपको ड्रेनेज होल बनाना ही है। मेरे पास ड्रिल मशीन थी तो हमने उससे बना लिए, आप चाकू या किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। वेजिटेबल गार्डनिंग में दोस्तों वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन ड्रम के बेस में वाटर जल्दी सूखता नहीं है। तो उसका मैं सिंपल सा सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको। इस तरह की कंक्रीट या फिर छोटे छोटे स्टोन इकट्ठे करने हैं और बेस में करीब करीब आपको 1 से 2 इंच की लेयर बना देनी है, जिससे वाटर बिल्कुल भी स्टे नहीं होगा। बस सिंपल है। उसके बाद आप सॉइल भरते जाइए, बीच बीच में कंपोस्ट डालें या फिर गोबर खाद डालें, जिससे सॉइल को समय समय पर न्यूट्रिएंट मिलता रहे। आपके प्लांट्स की रूट जैसे जैसे बेस पर जाती रहे वैसे वैसे इनको वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट मिलता रहे। चलिए, समय आ गया है वाटर डालने का और सीड्स लगाने का। तो यहाँ पर हमने दोस्तों लौकी उगाई है इस बड़े से ड्रम में, और एक ड्रम में हम उगा रहे हैं करेला। दोनों ही बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं और दोनों को ही बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए सॉइल के अंदर से। तो जितनी ज़्यादा सॉइल उतनी ज़्यादा पैदावार। सॉइल प्रिपरेशन के लिए दोस्तों सॉइल का न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए दोस्तों आप नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। बेटर होता है आप गोबर खाद यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं होती है और काफ़ी अच्छे गुड बैक्टीरिया होते हैं जो आपके प्लांट्स की रूट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। तो आप कम से कम अपनी सॉइल का 20% आप गोबर खाद ज़रूर यूज़ करें। और सॉइल को अगर पोरस बनाना है तो उसमें आप सैंड का यूज़ कर सकते हैं। इससे रूट्स काफ़ी अच्छे फैलती है और पानी की वाटर लॉगिंग नहीं होती है। हम यहाँ पर एडिशनल वर्मी कंपोस्ट और इंक्लूड कर रहे हैं। इससे दोस्तों सॉइल काफ़ी रिच इन न्यूट्रिएंट हो जाती है और प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको ज़्यादा वेजिटेबल्स मिलते हैं। चलिए, सॉइल प्रिपेयर कर दी है, अब पॉट भर दिए हमने। चलिए एक बार वाटर देंगे क्योंकि हम सीड्स लगाने वाले हैं और हम चाहते हैं बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो। इसका सिंपल सा रूल है दोस्तों, पहले से ही आप पानी डाल दें अपने पॉट के अंदर, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले। तो बस हमारे पास जो भी सीड्स अवेलेबल हैं हम उन्हें ग्रो कर देंगे, जैसे करेला, तरोई, भिंडी या फिर खीरा, ककड़ी, जो भी आप ग्रो करना चाहते हैं ईजिली आप इन्हें इसी सॉइल मिक्स में ग्रो कर दें। चलिए अब देखते हैं लौकी प्लांट का अपडेट और उसे कैसे ग्रो करना है।
नियरली 5 to 6 डेज़ में ही आपको लौकी के छोटे छोटे प्लांट नज़र आने लग जाएंगे, अगर आपकी सीड की क्वालिटी अच्छी है, नहीं तो थोड़ा और ज़्यादा टाइम ले सकते हैं। अब बस आपको यहाँ पर दोस्तों वाटरिंग का ध्यान रखना है, सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए क्योंकि सीडलिंग को काफ़ी ज़्यादा वाटर चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको ग्रोथ बहुत जल्दी देखने को मिलेगी क्योंकि ये प्लांट बहुत जल्दी बढ़ने के लिए बने हैं। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे 5 to 6 डेज़ में ही आपको लंबे लंबे पत्ते, लंबी लंबी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद आप इन्हें टाई अप करें और इस स्ट्रिंग की मदद से इन्हें ऊपर की तरफ ग्रो होने दें। अब दोस्तों मैं आपके साथ हर पौधा या हर वेजिटेबल का छोटा छोटा मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो शेयर करूँगा। अगर मैं डिटेल में चला गया तो वीडियो 40-50 मिनट की हो जाएगी। नियरली 12 से 15 दिनों में दोस्तों आपका लौकी का प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो उसको डेफिनेटली आप या तो टाई अप करके रखें या फिर उसको ज़मीन पर ही ग्रो होने दें। बट ज़मीन पे ग्रो होने से एक नुकसान है, अगर धरती ज़्यादा गर्म हो गई तो आपका प्लांट को नुकसान हो सकता है। इसलिए इसको या तो किसी पेड़ के ऊपर डाल दें या फिर आप इसे टाई अप करके थोड़ा सा हैंग कर लें, जिससे इसकी लंबाई और बढ़ती जाए। नियरली 20 से 25 डेज़ में आपके लौकी का प्लांट काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेना है आपको। नीचे जो बेस पर जो आपको बड़े बड़े लीफ दिख रहे हैं ये यूज़लेस है, इनका कोई काम नहीं है, ये फ्री का ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं प्लांट की और उसकी ग्रोथ को थोड़ा सा रोक रहे हैं। तो आपको इसे कट करना है जिससे प्लांट की ऊपर की तरफ ग्रोथ बढ़ती जाए। तो डेफिनेटली आप नियरली 1 फीट के आसपास प्लांट की सारी लीफ रिमूव कर सकते हैं। आप चाहें तो लौकी के प्लांट को एक स्मॉल पॉट में भी ग्रो कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं जर्मिनेशन रेट सही है या नहीं है। उसके बाद आप इन्हें इजीली किसी भी बड़े पॉट में शिफ्ट कर दें और ये वहाँ पर अच्छे से ग्रो होने लग जाएंगे। लौकी प्लांट के ऊपर दोस्तों पेस्ट अटैक बहुत जल्दी होने लग जाता है। इसमें सबसे प्राइमरी होता है फ्रूट फ्लाई। ये दोस्तों लौकी पे सीधा अटैक करता है। जब वो छोटी छोटी होती है उनके अंदर अपने एग्स दे देता है और फिर वो एग्स लौकी को डेवलप ही नहीं होने देते हैं, पूरा ख़राब कर देते हैं। इसलिए दोस्तों आपको या तो नीम ऑयल या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है जिससे लौकी के ऊपर कोई भी अटैक ना हो। लौकी प्लांट के ऊपर दोस्तों सेकेंडरी ब्रांच पर ही हमेशा फीमेल फ्लावर आता है जिसमें आपको छोटी सी लौकी नज़र आ जाएगी। अगर उसको आपने पॉलिनेट नहीं करा तो वो सड़कर ख़राब हो जाएगी, डाई बैक हो जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपको अब सिखाने वाला हूँ किस तरह से इसको हैंड पॉलिनेट करना है। और यहाँ पर आप देखें हमारी जो लौकी थी उसको फ्रूट फ्लाई ने कैसे ख़राब कर दिया। सबसे पहले मेल फ्लावर ग्रो होता है जो थोड़ा बड़ा होता है साइज़ में, और उसके बाद फीमेल फ्लावर ग्रो होता है जो थोड़ा सा साइज़ में छोटा होता है, बट उसके पीछे आपको छोटा सा लौकी का शेप नज़र आने लग जाएगा। इसका मतलब है दोस्तों अब वो हमारा मेन फ्लावर हो गया है। तो हैंड पॉलिनेशन कुछ इस प्रकार होगा, आपको मेल फ्लावर के पॉलन्स आपको फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में लगाने हैं। मतलब आपको मेल फ्लावर को उल्टा करके फीमेल फ्लावर के ऊपर चिपकाना है, बस इतना सा काम करना है। जिस आप इस वीडियो में देख रहे हैं सेम ऐसे कर लीजिए। इस प्रोसेस को हम तब फॉलो करते हैं जब हमारे पास पॉलिनेटर्स की कमी होती है, मतलब मधुमक्खियाँ या फिर बर्ड्स, तो हम हैंड पॉलिनेशन करके भी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। एंड फाइनली आप ये रिज़ल्ट देख सकते हैं, हमारे पास एक नहीं दो लौकी अब आने लग गई है। हैंड पॉलिनेशन रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है, फ्रूटफुल होता है। जब भी दोस्तों वेजिटेबल ग्रो होने लग जाए तो आप एडिशनल फर्टिलाइज़र ऐड करना मत भूलना, क्योंकि हमारा कंटेनर है और कंटेनर में बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। एंड फाइनली कुछ दिनों बाद हमारी लौकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। अब दोस्तों आप चाहें तो इसे हार्वेस्ट कर लें या फिर कुछ दिन और ग्रो होने दें और बड़ी होने दें और फिर इसे हार्वेस्ट कर लें। अब दोस्तों बनाते हैं वेजिटेबल लिक्विड फर्टिलाइज़र। उसके लिए हम सबसे पहला इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट, और ये सारा इक्वल क्वांटिटी में हम यूज़ करेंगे जिससे हमको रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। आप देखते रहिए हम कैसे इनको सबको ऐड करते हैं और इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या निकल के आता है। 1 चम्मच नीम खली फंगस को दूर रखने के लिए, 1 चम्मच लीफ कंपोस्ट, 1 चम्मच काऊ डंग कंपोस्ट और 1 चम्मच हमारा एप्सम साल्ट। दोस्तों एप्सम साल्ट से लीफ में काफ़ी अच्छी ग्रीनरी आ जाती है, तो इसको ज़रूर इंक्लूड कर सकते हैं। 10 से 12 DAP के दाने और उसके बाद फाइनली सीवीड एक्सट्रैक्ट। इन सब का मिक्सचर दोस्तों हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी कर देगा और ये ईजिली अवेलेबल भी होते हैं। सीवीड एक्सट्रैक्ट आपको 10 से 12 ml ही यूज़ करना है। और उसके बाद फाइनली हम सॉइल का यूज़ करेंगे, क्योंकि सॉइल के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस प्रोसेस को फास्ट कर देंगे और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब इसको 24 घंटे के लिए आपको ऐसे ही छोड़ना है और उसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं 24 घंटे के लिए और नए प्लांट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अदरक या फिर जिंजर। इनको दोस्तों ग्रो करना थोड़ा सा आसान है और थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने फ्रेशली कट लगा के ग्रो कर दिया तो डेफिनेटली इसमें फंगस लगेगा और ये ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपको इसे ड्राई करके फिर ग्रो करना है और सॉइल हमेशा ऐसी रखनी है जहाँ पर इसकी रूट्स काफ़ी अच्छे तरीके से फैल सके,
लूज सॉइल हमेशा अदरक को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है और इसको नियरली 1 से 2 इंचेस डीप ग्रो करना है, जिससे इसकी रूट्स अच्छे से फैल सके और ये काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट ले सके। अब दोस्तों महीने से 2 महीने में आपको ये रिजल्ट दिखाने लग जाएगा और एक फ्रेश अदरक का स्प्राउट नज़र आने लग जाएगा। दोस्तों स्टार्टिंग स्टेज में अदरक को ग्रो होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और इसका ओवरऑल लाइफ टाइम पीरियड होता है 6 to 8 मंथ, मतलब कम से कम इसको 8 महीने तक रहना पड़ेगा इस सॉइल के अंदर, तभी जाके ये मल्टीपल हो पाएगा और हमें बहुत ज़्यादा फ्रेश और मल्टीपल अदरक भी देगा। इसलिए दोस्तों सबसे बेस्ट सीज़न होता है समर सीज़न इनको ग्रो करने का। हम अक्सर विंटर में ग्रो करते हैं बट इसको समर्स में ग्रो करना है और विंटर्स में हार्वेस्ट करना है, ये आप नोट कर लें। विद इन 3 to 4 मंथ दोस्तों आपको नज़र आ जाएगा आपके अदरक काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। और अगर आपको लगता है आपका पॉट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसमें छोटे छोटे राइजम और ऐड कर सकते हैं टाइम टू टाइम, और आप बस इन्हें ग्रो होने दीजिए, वाटर ऐड करते लीजिए और एवरी 25 से 30 डेज़ के बीच में इनको वर्मिंग कंपोस्ट का एक एक डोज देते रहें। नियरली 4 to 5 मंथ के बाद दोस्तों आपके अदरक के प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होने वाले हैं। बट आपको यहाँ पर पेशेंस रखना है, इनको अभी हार्वेस्ट नहीं करना है, इनको अपने आप में ड्राई होने दीजिए, उसके बाद ही इन्हें हार्वेस्ट करें। अब यहाँ देख सकते हैं ये एवर ग्रीन है और ये थोड़ा और समय लेंगे, कम से कम 1 से 2 मंथ और लेंगे, उसके बाद आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वेजिटेबल पर आ जाते हैं। नंबर 4 धनिया या फिर कोरिएंडर। दोस्तों इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। बट यहाँ पर आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़्यादा हेल्दी है और मार्केट में हमें जो धनिया मिलता है उतनी लंबी इसकी हाइट मिल चुकी है हमें। सारा खेल दोस्तों सॉइल मिक्स और वाटरिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आपका धनिया कितना हेल्दी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 60% गार्डन सॉइल ली है, 20% काउडंग कंपोस्ट लिया है और 10% ने लिया है कोकोपीट। धनिए के सॉइल मिक्स में वाटर को रिटेन करने के लिए हमने यहाँ पर कोकोपीट का यूज़ करा है और आप चाहें तो कोकोपीट स्किप कर सकते हैं, बस पानी आप बराबर डालते रहें। सॉइल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होनी चाहिए, इससे आपका धनिया लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बनेगा और हेल्दी बनता जाएगा। आपको वाइडर पॉट सेलेक्ट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आ सके और कम से कम ये 8 से 10 इंच डीप होना ही चाहिए, क्योंकि धनिया को भी रूट्स फैलाने की जगह चाहिए। अब धनिया लगाने से पहले हमारे सॉइल मिक्स को अच्छे से गीला करना है, क्योंकि दोस्तों हम नहीं चाहेंगे हमारे सीड्स इधर उधर बिखर जाए। तो एक बार सॉइल गीली हो गई तो ये परमानेंटली फिक्स हो जाएंगे। अच्छी ग्रोथ के लिए दोस्तों आप चाहे तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, जिनकी ग्रोथ बहुत लंबी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, पर आप किचन से भी अपने कोरिएंडर के सीड ईजिली ले सकते हैं। इन्हें ग्रो करने का बहुत आसान तरीका है, स्प्लिट करके ग्रो करें। तो आप अपने हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी स्टोन या फिर किसी भी आइटम का यूज़ करके इन्हें स्प्लिट कर दीजिए और बस पॉट में ग्रो कर दीजिए। एंड हाँ, कवर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट वाटरिंग पर ये हिल सकते हैं या फिर कोई बर्ड इन्हें ले जा सकती है। महीने भर बाद दोस्तों आपको कुछ अच्छी ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी। चलिए फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये फर्स्ट हार्वेस्टिंग है इसकी और उसके बाद सेकंड हार्वेस्टिंग भी बताऊंगा और उसके बाद में इसको वाटर में ग्रो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेश कोरिएंडर हार्वेस्टिंग दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। आपने भी अपने लाइफ में एक बार तो ज़रूर ग्रो करा होगा, अगर नहीं करा है तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, बहुत आसान होता है। चलिए अब हमारे कटे हुए कोरिएंडर के ऊपर हम फर्टिलाइज़र डाल देते हैं ताकि ये सेकंड हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाए। जनरली सेकंड हार्वेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा स्मॉल रहती है, बट यहाँ पर तो इन्होंने तबाही मचा दी है, ये और भी ज़्यादा लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमने 2 बार वर्मी कंपोस्ट का डोज दिया और हाँ, इसके ऊपर बारिश का पानी बहुत अच्छे से गिरा है, इसलिए इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मतलब नाइट्रोजन पानी में मिक्स होकर हमारे कोरिएंडर ने काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब करा है, वो भी पूरा ऑर्गेनिक। चलिए फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं और फिर हाइड्रोपोनिक मेथड सीख लेते हैं, कैसे हम धनिया को पानी में ग्रो कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। हाइड्रोपोनिक मेथड से दोस्तों कोरिएंडर ग्रो कर सकते हैं, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लाइटिंग और वाटरिंग का थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है हमें। यहाँ पर आपको 24 घंटे पहले आपके कोरिएंडर भिगो के रखने हैं, जिससे ये जर्मिनेशन फास्ट हो जाए। 24 घंटे में हमारे कोरिएंडर रेडी हो जाते हैं, अच्छे से ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब 2 से 3 दिन में ही ये जर्मिनेशन दिखा देंगे। अब आपको एक टोकरी लेनी है जो बहुत जालीदार होनी चाहिए, ताकि हमारे कोरिएंडर की रूट्स उसके आर पार जा सके। और हमें एक फिट साइज़ का पॉट चाहिए जिसमें हमारी टोकरी इजीली उसके ऊपर सेट हो जाए और थोड़ा बहुत टोकरी वाला हिस्सा पॉट के अंदर चला जाए, ताकि हम एक वाटर लेवल मेंटेन कर सकें। अगर टोकरी के होल ज़्यादा बड़े हैं तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, अगर स्मॉल होल्स है तो आप डायरेक्टली कोरिएंडर ऐसे ही लगा सकते हैं। और आप कोकोपीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ करें। चलिए पॉट में पानी भर देते हैं और
एक वाटर लेवल आपको मेंटेन करना है, मतलब टोकरी का जो बेस वाला हिस्सा होता है सिर्फ वो ही टच करेगा तो हमारे कोरिएंडर परफेक्टली ग्रो होंगे। अब आपको सारे कोरिएंडर अच्छे से स्प्रेड करने हैं और एक के ऊपर एक ओवरलैप ना करे, आप ये ध्यान रखना। और वैसे टोकरी के हिसाब से हमारे कोरिएंडर काफ़ी कम है तो यहाँ पर हम थोड़े बहुत और ऐड कर देंगे। 3 to 4 डेज़ में ही हमें जर्मिनेशन दिखने लग जाएगी। बट दोस्तों याद रखना, कोरिएंडर हमेशा सॉइल के लिए बना है तो आपको 60 से 80% ही रिजल्ट मिलेगा। बाकी के जो 10 से 20% है वो सीड ऐसा कैसे ही रह जाएंगे और ख़राब भी हो सकते हैं। आफ्टर 7 डेज़ हमारे कोरिएंडर काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो होने लग गए। अब यहाँ पर दोस्तों इनको काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए, सॉइल तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिक्विड फर्टिलाइज़र के थ्रू हम इसे न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। और वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर दोस्तों सिंपली इसी पॉट में वर्मी कंपोस्ट डाल देंगे तो वो धीरे धीरे एज ए लिक्विड फॉर्म होता रहेगा और प्लांट की रूट्स उसे एब्जॉर्ब कर लेगी। नियरली 12 डेज़ के बाद हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आने लगी दोस्तों, रूट्स में भी और इसकी जो लीफ होती है उसमें भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट नज़र आ रहा है। प्रॉपर शेप में हमारे कोरिएंडर नज़र आने लग गए हैं। कुछ दिन और बस इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने लग जाएगी। यहाँ पर दोस्तों अब हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी हो गया है, तो चलिए मैं प्लांट में कैसे डालना है वो भी सिखा देता हूँ आपको। आपको नियरली 1 लीटर का जग लेना है और 5 लीटर में उसको डाइल्यूट करके यूज़ करना है। अब डायरेक्टली मत यूज़ करना, हो सकता है हमारे प्लांट्स की रूट्स डायरेक्ट डालने से जल जाए, इसलिए 5 लीटर के अंदर 1 लीटर आप ये वाटर डाल दें। एंड बस आपको अपने जिस भी वेजिटेबल प्लांट के अंदर डालना है आप इजीली उसे डाल सकते हैं। और हाँ, सिर्फ वेजिटेबल प्लांट तक ही ये लिमिट नहीं है, आपके गार्डन में किसी भी और प्लांट के ऊपर भी आप ये इजीली डाल सकते हैं, उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। दोस्तों वेजिटेबल की बात हो और हम पालक को स्किप कर दे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पर हम 4th नंबर पर लेकर आए हैं पालक को कैसे उगाना है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा यूनिक मेथड हम यूज़ करेंगे। हम सॉइल में रिच ऑर्गेनिक लीफ कंपोस्ट का यूज़ करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हाँ, पॉट की साइज़ अगर बात करी जाए तो आपको हमेशा एक चौड़ा पॉट लेना है, क्योंकि पालक हमेशा चौड़े पॉट में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। अब बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीड्स लेने हैं और उस पॉट के अंदर स्प्रिंकल कर दीजिए, या तो रैंडमली स्प्रिंकल कर दीजिए या फिर आप उसको एक पर्टिकुलर पैटर्न में ग्रो कर सकते हैं। अब दोस्तों कोई भी लीफी प्लांट आप ग्रो करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आपको यहाँ पर वाटर की कमी बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मतलब आपको इमीडिएटली वाटर देना है या फिर सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्ट रखें जिससे इनको एवरी टाइम वाटर मिलता रहे और पालक जल्दी से जल्दी ग्रो हो। कुछ दिनों में ही दोस्तों आपको ग्रोथ नज़र आने लग जाएगी और पालक काफ़ी ज़्यादा जल्दी बड़ा भी होने लग जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही इसकी ग्रोथ इंक्रीज़ होती है आपको ये ध्यान रखना है कि इसको न्यूट्रिशन और एडिशनल देना है, क्योंकि दोस्तों एक कंटेनर गार्डनिंग में हमेशा प्लांट को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट देना होता है, क्योंकि हम यहाँ केमिकल तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, तो इनको पोषण तो हम ऊपर से ही दे सकते हैं। अगर सही वाटरिंग और सही न्यूट्रिशन पालक के पौधे को मिलता रहेगा तो 1 मंथ में दोस्तों हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी हो जाएगा और आप उसकी 2 बार हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। चलिए हम हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास कितना पालक आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कॉर्न भुट्टे। और दोस्तों आपको एक यूनिक तरीका बताऊंगा हमने इन भुट्टों को कैसे ग्रो करा। हमने इसके लिए पॉट भी खुद ही बनाया और इसको ग्रो भी खुद ही करा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक मार्बल का पत्थर था, उसके ऊपर हमने ईंटों को चुन लिया और उसके ऊपर जैसे मिस्त्री लोग काम करते हैं वैसे हमने पूरा वर्क करा। एक ड्रेनेज होल भी बनाया काफ़ी अच्छे से और उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से सीमेंट से प्लास्टर करा और उसके ऊपर पेंट करके इसे ग्रो करा है। दोस्तों बहुत यूनिक तरीका हमने यूज़ करा और बहुत मज़ा भी आया क्योंकि हमने ये खुद बनाया है। अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल में ट्यूटोरियल लेना कि इसको कैसे बनाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो आप कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में ज़रूर शेयर करूँगा इन फ्यूचर। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स ही शेयर कर पा रहा हूँ। इसको बनाने का मकसद दोस्तों सिर्फ यही था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सॉइल आ जाती है और भुट्टे या फिर कॉर्न के लिए काफ़ी ज़्यादा सॉइल होना भी ज़रूरी है और यहाँ पर हम न्यूट्रिशन भी बहुत ज़्यादा दे सकते हैं। चलिए कॉर्न को ग्रो कर लेते हैं और हार्वेस्टिंग तक का देख लेते हैं। नियरली दोस्तों 15 डेज़ हो चुके हैं और हमारे भुट्टे काफ़ी जल्दी ग्रो हो जाते हैं दोस्तों। और आपको हर दिन आपको इनके अंदर 1 से 2 इंच की ग्रोथ नज़र आएगी ही आएगी। और हाँ,
इनकी ग्रोथ के साथ दोस्तों हमारा लाइक का टारगेट भी ग्रो होना चाहिए, तो डेफिनेटली आप लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। विद इन अ मंथ दोस्तों इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, ये अपनी साइज़ से 3 से 4 गुना ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और इनको फुल डे की सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। और हाँ, अब इन्होंने 50% ऑफ द न्यूट्रिएंट सॉइल में से एब्जॉर्ब कर लिया है क्योंकि ये काफ़ी मोटे हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए इनको फर्टिलाइज़र देते हैं और इनको भुट्टे या फिर कॉर्न बनाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देते हैं। अगर कॉर्न के पौधों में आपको एरियल रूट नज़र आने लग जाए, इसका मतलब समझ लेना दोस्तों अब हमारे कॉर्न के प्लांट रेडी है दोस्तों कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए। तो बस आपको सॉइल में फिर से गुदाई करनी है। फर्टिलाइज़र देने का सबसे बेसिक तरीका सॉइल की टिलिंग करें और उसके बाद आप या तो गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दोनों में से कोई भी एक डाल सकते हैं। और फर्टिलाइज़र देने के बाद आप तुरंत पानी दे दीजिए। और हाँ, आपको ये वाटरिंग का ध्यान रखना है, आपको स्टार्टिंग लेवल पर थोड़ा सा कम वाटर देना है और बाद में आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। कुछ समय में ही दोस्तों हमारे कॉर्न काफ़ी लंबे हो जाएंगे और अपने क्राउन पार्ट पर ये मोजरी जैसा एरिया डेवलप कर लेंगे और यहाँ से ये रिप्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद ही भुट्टे या फिर कॉर्न प्रोड्यूस होते हैं। तो इनका आना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉर्न प्लांट के अंदर। अब बस हमें कुछ दिन का और वेट करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कॉर्न का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और देख सकते हैं अब छोटे छोटे कॉर्न आपको नज़र भी आने लग जाएंगे। चलिए दोस्तों अब इनको थोड़ा सा और हेल्दी होने देते हैं और फिर इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। फाइनली अगर आपको अपने कॉर्न के ऊपर इस तरह की मूछें नज़र आ रही है तो इसका मतलब यह है अब आपका प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और अब आपके कॉर्न के अंदर बीज भी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये लास्ट पोर्शन है दोस्तों। अब हमारे कॉर्न कुछ ही दिनों में हार्वेस्ट कर लिए जाएंगे और प्लांट को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए अपने भुट्टे के अंदर बीज बनाने में या फिर हमारे मक्की बनाने में। तो हम उसको एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे और वो होगा वर्मी कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। आप काऊ डंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। आपको लिक्विड फॉर्म में इसलिए देना है क्योंकि हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। एंड लो जी, हमारा फाइनली 2.5 से 3 महीने के बाद आप अपने कॉर्न को हार्वेस्ट कर सकते हैं और इसको अपने घर में या तो कंज्यूम करें या फिर अगर लार्ज स्केल में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डायरेक्टली सेल पर डाल दें। दोस्तों हम अक्सर पुदीने की पत्तियाँ यूज़ कर लेते हैं और उसकी डंडियाँ फेंक देते हैं। तो अगली बार आप जब भी ऐसा करें तो उसकी डंडियों को सिंपली सॉइल में घुसा दें बस, और बाकी का काम कुदरत करेगी, नेचर करेगी। और थोड़ा सा आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ डंडियाँ ली है पुदीने की। बहुत ईजी टू ग्रो होता है दोस्तों पुदीना, बस आपको सॉइल में घुसाना है और हाँ, इसको फुल सनलाइट में रखना है। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि जितनी फ्रेश कटिंग होगी उतना जल्दी वो ग्रो होगी। ज़्यादा ब्राउन कटिंग होगी तो शायद उनमें परसेंटेज 50-50 हो जाएगा। तो आपको कोई भी कटिंग फेंकनी नहीं है, सारी कटिंग ग्रो करनी है। जितनी यंग कटिंग उतनी जल्दी वो ग्रो होगी। कुछ ही दिनों में हमें रिजल्ट नज़र आ जाएगा। पुरानी सारी लीफ गिर जाएगी और नई लीफ ग्रो होने लग जाएगी। एक मंथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। और पता है अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारे मिंट ग्रो नहीं हुए हम वहाँ पर इन फ्रेश कटिंग को फिर से लगा देंगे और हम पूरे ही पॉट के अंदर मिंट ही मिंट कर देंगे। बहुत सिंपल सा ना दोस्तों। अब थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और दें और थोड़ा सा पानी दे दें और इसको फुल सनलाइट में रखें। अब हाँ, आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है, तो इसकी प्रूनिंग टाइम टू टाइम करते रहना और इसको कंज्यूम करते रहना और फर्टिलाइज़र डालना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कोकम्बर या फिर खीरा ककड़ी। दोस्तों काफ़ी खूबसूरत सा प्लांट होता है और इसमें अभी से ही खीरे ककड़ी की खुशबू आने लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे उगाने से पहले ही जिस पॉट में ये बीज रखे हुए थे वहाँ पानी आ गया, तो इन्होंने डेवलपमेंट ले लिया, ग्रोथ ले ली। कोई बात नहीं, अब इन्हें सेपरेट करके हम इन्हें ग्रो कर देते हैं, वो भी सीडलिंग ट्रे के अंदर। अगर ये ग्रो नहीं हुए होते तो हम इनको डायरेक्टली पॉट में ग्रो करते हैं, बट अब इनका एक्स्ट्रा केयर करना होगा हमें। हमने इनको कोकोपीट में ग्रो कर रखा है और आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको सनलाइट में नहीं रखते हुए शेड में रखना है, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। 8 से 10 दिनों में ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाएंगे। अब ये रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो आप इंडिविजुअल खीरे का पौधा इंडिविजुअल पॉट में लगाते हैं।
इंडिविजुअल पॉट में लगाने के बाद कुछ दिन तक इनको शेड में रखिएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे करके इन्हें सनलाइट में रख सकते हैं। और इनको ग्रो होने के लिए आप सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली आपको कुछ ऐसा हैंगिंग का देना होगा जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी रहे और ये काफ़ी अच्छी आपको फ्रूटिंग और हार्वेस्टिंग दे। प्याज या फिर ऑनियन, दोस्तों इनको दो तरीके से खाया जा सकता है। एक तो इनके बड़े बड़े बल्ब लेकर, या फिर ग्रीन प्याज। चलिए ग्रो करके देखते हैं और हम इनको हार्वेस्ट करेंगे और कैसे लेना है वो भी देख लेते हैं। दो तरीके से प्याज को ग्रो करा जा सकता है। या तो आप डायरेक्टली स्प्रिंकल कर दें कोरिएंडर के जैसे, या फिर आप एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाएं अपने सॉइल मिक्स के अंदर और उसके बाद उस पैटर्न में ही उसको ग्रो करें। सॉइल मिक्स हमने जो स्टार्टिंग में बताई थी वही वाली यूज़ करनी है। और एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऑनियन को हमेशा वाटर बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसलिए यहाँ पर सॉइल बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए। जैसे ही हल्का सा सूखने लगे फिर से आप वाटर दे दीजिए, इससे इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है। 10 से 12 दिनों में ही आपको न्यू स्प्राउटिंग नज़र आने लग जाएगी। और ये दोस्तों ऐसा लगता है कि छोटे छोटे घास सूख रही है, बट काफ़ी खूबसूरत लगते हैं दोस्तों ऑनियन के छोटे छोटे पौधे। नियरली 40 से 45 डेज़ के बाद आपके ऑनियन इतने ज़्यादा बड़े हो जाएंगे कि आप इनको एज ए ग्रीन ऑनियन भी कंज्यूम कर सकते हैं। बट अगर आपको बल्ब चाहिए तो थोड़ा और वेट करिए, या फिर इनको और ज़्यादा हेल्दी रखना है या फिर हेल्दी बनाना है, उसके लिए थोड़ा सा और वेट करना होगा दोस्तों। ऑनियन को दोस्तों आप कम से कम 1 महीने में 2 बार आप फर्टिलाइज़र ज़रूर देना इनके पूरे लाइफ साइकिल में। इससे इनकी ग्रोथ काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी और इनके अंदर काफ़ी अच्छी मैच्योरिटी भी आएगी। जनरली ऑनियन के सीड्स को एक पॉट में ग्रो किया जाता है और फिर इनको अलग अलग इंडिविजुअल पॉट में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे इनकी पैदावार और ज़्यादा अच्छी हो। बट अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आप उसी पॉट में रहने दीजिए और इन्हें ग्रो करिए। आफ्टर 70 डेज़ हमारे ऑनियन इतने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं कि हम इन्हें ग्रीन ऑनियन के जैसे भी खा सकते हैं। और अगर इनका आपको बल्ब देखना हो तो छोटा मोटा बल्ब भी इनके अंदर डेवलपमेंट अब स्टार्ट हो गई है। चलिए दोस्तों हार्वेस्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट वेजिटेबल पर आ जाते हैं। हरी हरी लाल चटक मिर्चियाँ, दोस्तों इनको ग्रो करना बहुत आसान होता है और ये प्लांट लंबे समय तक रहता है हमारे साथ। एक बार आपने उगा दिया तो 3-4 साल तक आपको ये लगातार मिर्चियाँ देगा। तो सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अपने घर पर जो मिर्ची आप पिसाते हैं वो वाली बीज भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मार्केट से ओरिजिनल बीज भी परचेस कर सकते हैं। सीडलिंग के लिए आप किसी भी प्रकार का पॉट ले सकते हैं और सॉइल मिक्स अगर लूज़ होगा तो जल्दी जर्मिनेशन रेट हमें मिल जाएगा। और अगर आपको इंडिविजुअल ग्रो करना है तो आपको पहले सीडिंग लगानी होगी और उसके बाद आप इंडिविजुअल ग्रो कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर 2 तरह की मिर्चियाँ उगाने वाले हैं, आप ध्यान से देख लें हम कैसे करते हैं। सीड्स को अच्छे से सॉइल के ऊपर स्प्रेड करने के बाद आप उसको फिर से कवर कर दीजिए। इससे जर्मिनेशन बहुत फास्ट हो जाता है और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। 5 to 7 डेज़ में यहाँ पर चिली के पौधे छोटे छोटे ग्रो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपको वाटर लेवल मेंटेन करके रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है, तभी आपके सीडलिंग अच्छे से ग्रो होंगे। इस पॉट में दोस्तों बहुत ज़्यादा चिली के पौधे उग रहे हैं, तो न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। तो यहाँ पर हमको कुछ प्लांट को ट्रांसफ़र करना ही होगा जिससे उनका इंडिविजुअल जर्नी स्टार्ट हो और वो अपने चिली ग्रो करने लग जाए। लो जी, हमारे पौधे इतने बड़े हो गए कि यहाँ पर अब ये चिली भी प्रोड्यूस करने लग गए हैं। तो अब सही समय है दोस्तों, इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इंडिविजुअल पॉट देने के बाद कुछ प्लांट को तो हम ग्रो कर ही सकते हैं। फाइनली इंडिविजुअल पॉट में ट्रांसफ़र करने के बाद इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अब दोस्तों समय है हमें चिली लेने का। अब यहाँ पर बहुत सारी हमें चिली मिलने वाली है। होप कि दोस्तों मज़ा आ रहा होगा। वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, बट पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए पूरा समय भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों करी पत्ता। और दोस्तों ये हर वेजिटेबल में यूज़ किया जाता है, तो क्यों ना इसी को हम घर पर ग्रो कर दें। बहुत आसान होता है। रेनी सीजन में इसकी सीड्स आ जाते हैं बड़े बड़े मैच्योर प्लांट के ऊपर। आपको सीड्स लेने हैं, सुखाने हैं और ग्रो करना है।
ड्राई करके ग्रो करने में फंगस नहीं लगता है और इसका सॉइल मिक्स आप देख लें, हम यहाँ पर कोकोपीट यूज़ कर रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं। आप नॉर्मल सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं, बट फास्ट और अच्छा पौधे के लिए आपको इस मिक्सचर का होना बहुत ज़रूरी है। अब बस सीड्स ड्राई होने के बाद आप इनको 2 से 3 इंच के डिस्टेंस पे ग्रो कर दें और बस फाइनली आपको वेट करना है इनकी ग्रोथ का। हाँ, आपको यहाँ पर वाटर मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है जिससे जर्मिनेशन फास्ट हो और वो लंबे समय तक चलते रहें। 7 to 8 डेज़ में आपको लग जाएगा कि आपके सीड्स ग्रो होने लग गए हैं और बस अब आपको कुछ दिन का और वेट करना है और बस आपके पास अपने कड़ी पत्ते हो जाएंगे, वो भी बहुत सारे। आफ्टर 1 मंथ दोस्तों इन्होंने इतनी हाइट अटेंड कर ली है कि ये अब रेडी है ट्रांसप्लांटेशन के लिए। बट आप यहाँ पर थोड़ा और इनको मैच्योर होने दे सकते हैं और उसके बाद ट्रांसप्लांट करें, या फिर आप इस स्टेज पर भी इनको इंडिविजुअल पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। फाइनली आपका और मेरा फेवरेट करेला दोस्तों, इसकी सब्ज़ी शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ना। चलिए इसको ग्रो करना सीखते हैं और इसके लिए ड्रम भी हमने बड़ा सा अलग करा था, देखते हैं क्या रहता है इसका रिज़ल्ट। दोस्तों हंसना बिल्कुल भी नहीं है, अब क्या करें, फेवरेट है तो इसको उगाना तो बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम चाहते हैं ऑर्गेनिक करेला खाना। चलिए एक बड़ा सा ड्रम लिया है हमने और यहाँ पर हम 2 से 3 करेले इजीली ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों करेला 10-12 दिन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, तो इसको सपोर्ट के लिए आप एस्टिक या फिर कुछ भी आइटम दे सकते हैं जिससे ये करेला ऊपर की तरफ ग्रो हो, क्योंकि ऊपर जाके ये बहुत ज़्यादा फैलने वाला है। महीने भर में दोस्तों आपको आपका करेला काफ़ी ज़्यादा ग्रो होकर दिखाएगा और उसके कुछ दिनों बाद वो फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। और फ्लावरिंग स्टार्ट एक बार हो जाती है तो आप उससे दोस्तों मैक्सिमम 4 to 5 बार इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अभी प्लांट थोड़ा सा मैच्योर है तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में थोड़े से कम करेले मिलेंगे और जैसे जैसे ये और ज़्यादा फैलता जाएगा आपको और ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब दोस्तों आपको खास बात का ये ध्यान रखना है कि आपके करेले को फुल सनलाइट मिलनी चाहिए, इससे ये बहुत ज़्यादा करेले प्रोड्यूस करेगा। ऑर्गेनिक वेजिटेबल अगर आपको पसंद है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आप गोबर खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट ही डालना, इसके अलावा और कोई फर्टिलाइज़र आप मत डालना। सीवीड एक्सट्रैक्ट हम डाल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप करेला हार्वेस्ट करें तो जितने भी करेले नज़र आते हैं आपको सारे के सारे हार्वेस्ट करने हैं और जो एकदम छोटे हैं जो अभी करेले के रूप में आए हैं उनको छोड़ना है। उसके अलावा सारे करेले हार्वेस्ट करने हैं, वरना वो जो एक करेला रह जाएगा वो येलो होने लग जाएगा, मैच्योर होके गिर जाएगा। चलिए फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं और हमने इस प्लांट से तीसरी बार हार्वेस्टिंग करी है तो मैं तीनों आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जनरली हमारे करेले के ऊपर कभी अटैक नहीं होता है, बट कभी कभी फ्रूट फ्लाई का अटैक हो सकता है। इसके लिए आपको उसके ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करना है या फिर आप कोई भी इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे चेरी टमेटोज़। नॉर्मल टमेटोज़ तो हम इजीली ग्रो कर लेते हैं, बट चेरी टमेटो आपने एक बार अगर ग्रो कर लिए ना तो दोस्तों आपको लाइफ टाइम फिर ग्रो नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि इनके सीड्स बनते हैं, गिरते रहते हैं, बनते हैं और गिरते रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ चेरी टमेटोज़ है, चलिए इन्हें ग्रो कर लेते हैं। चेरी टोमेटोज़ को नॉर्मल गार्डन सॉइल में इजीली ग्रो करा जा सकता है, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने फ्रूटिंग दे सकें। उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर 70% वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग कंपोस्ट अपने गार्डन सॉइल में ऐड करें। और आपको ग्रो कैसे करना है, बस आपने सीड्स लीजिए चेरी टोमेटोज़ के और उनको इस सॉइल के ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए और सॉइल की टीलिंग या फिर गुदाई कर लीजिए बस। अगर सीड इजीली सेपरेट नहीं हो रहे हैं तो आप इनको 1-2 घंटे के लिए वाटर में डिज़ोल्व कर लीजिए, उसके बाद ये इजीली सेपरेट हो जाएंगे और बस आप अपने सॉइल के ऊपर इसे डाल दीजिए और उसके ऊपर एक छोटी सी आधा इंच की लेयर बना दीजिए जिससे सीड्स इधर उधर हिले ना। टमाटो प्लांट की खास बात यह है कि जहाँ पे उनको ग्रो करा जाता है वहाँ से उखाड़ के अगर नए बड दिया जाए तो वो बहुत जल्दी ग्रो होते हैं और उनके अंदर फ्रूटिंग में भी काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम जब भी टमाटो ग्रो करें उनको एक सेपरेट पॉट के लिए हमेशा रेडी रखें। नेक्स्ट है दोस्तों बैंगन या फिर ब्रिंजल। अब दोस्तों यहाँ पर बैंगन की बहुत सारी वेराइटीज़ आती है, तो आपको जो अच्छी लगती है आप उसे ग्रो कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्ट प्लांट लेकर आइए या फिर आप उसके सीड्स के थ्रू ग्रो करें। अगर प्लांट्स लेकर आते हैं तो थोड़ा रिजल्ट फास्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम एक ब्लू कलर के ड्रम के अंदर हम बैंगन को ग्रो करेंगे।
1 महीने में दोस्तों हमको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला क्योंकि हमने डायरेक्टली प्लांट ग्रो करा। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे फ्लावर है, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है और फ्लावर की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। इसलिए दोस्तों एक प्लांट लाना बहुत अच्छा रहता है। डे 50 और यहाँ पर हमारे ब्रिंजल हार्वेस्ट करने के लिए रेडी है। चलिए इनको फटाफट से हार्वेस्ट कर लेते हैं। और हमने दोस्तों नियरली 2 बार अभी तक हार्वेस्ट कर लिया है। दोस्तों हम सभी चाहते हैं हमारे पास बहुत सारे लेमन हो और वो भी हमारे सेल्फ ग्रोन लेमन प्लांट के ऊपर हो। तो मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जिससे आप अपने लेमन प्लांट के ऊपर बहुत सारे लेमन्स या फिर लेमन के फ्लावर ला सकते हैं। हालांकि मैं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर कर पाऊंगा, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हमारे प्लांट से काफ़ी सारे लेमन हार्वेस्ट कर रहे हैं और अभी भी काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ग्रो हो ही रहे हैं। वैसे तो लेमन को 2 तरीके से ग्रो करा जाता है, एक तो सीड से और एक एयर लेयरिंग के मेथड से। दोनों ही मेथड बहुत सक्सेसफुल है, बट सीड वाले ग्रोन लेमन काफ़ी समय ले लेते हैं फ्रूट प्रोड्यूस करने में, बट एयर लेयर वाला मेथड काफ़ी जल्दी आपको लेमन दे देता है। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आप आपके लेमन के प्लांट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेमन्स या फिर उसके फ्लावरिंग ले सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, आपको प्लांट को इतना ज़्यादा वाटर नहीं देना है कि वो अपने सारे फ्लावर गिरा दे, मतलब लिमिटेड वाटर, और हाँ सनलाइट उसको पूरी चाहिए ताकि वो फ्रूट प्रोड्यूस कर सके। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको ऐसा प्लांट सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर पहले से ही लेमन आ रहे हो, उसकी एयर लेयर करें और उसको अपने एक बड़े से पॉट में लगा दें ताकि आपको टाइम टू टाइम वो लेमन देता रहे। या फिर आप नर्सरी से ऐसा प्लांट लेकर आइए जो थोड़ा सा मैच्योर हो, थोड़ा सा बड़ा हो, वो ही आपको काफ़ी अच्छे लेमन्स दे सकता है। होप कि दोस्तों इतना बड़ा वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए अगर आपने पूरा देखा है तो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली वीडियोस के लिए हमसे कनेक्टेड रहें। देखने के लिए धन्यवाद।